अभय का घर। सुबह का समय था। सुबह के 7 बज रहे थे। अभय अपने रूम में आराम से बिस्तर पर फैलकर सो रहा था। अचानक से फोन की घंटी बजी। अभय गहरी नींद में था। एक बार पूरी बेल हो गई, पर अभय को होश ही नहीं आया। दूसरी बेल के साथ अभय ने आधी खुली आंखों से फोन की तरफ देखा। फिर नींद में ही एक हाथ बढ़ाकर टेबल पर फोन को हाथ से टटोलने लगा। फिर अभय नींद में फोन पर नाम भी नहीं देख पाया। अभय ने फोन रिसीव किया और नींद में ही अभय हेलो, उधर से आवाज आई, हेलो बेटा, हाउ आर यू। और इसी आवाज के साथ अभय हड़बड़ाकर बैठ गया। अभय की नींद तो अभय से कोसों दूर हो गई। ये आवाज अभय की माँ सुरेखा जी की थी, जिसे ही सुनकर अभय की नींद उड़ गई। अभय, मम्मा। सुरेखा जी, ओ हाँ बेटा, कल तुमसे बात नहीं हो पाई थी तो सोचा आज अभी तुमसे बात कर लूं। अभय, हाँ अखिल ने बताया मुझे। सुरेखा जी, वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन। अभय ने बताया मुझे, मानना पड़ेगा तुम तो अपने पापा से 2 कदम आगे निकले। सुरेखा जी ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा। अभय हैरानी से, मतलब? सुरेखा जी बात बदलते हुए, मेरा मतलब है कि तुम्हारे पापा ने तो मुझे कॉलेज के बाद प्रपोज किया था। तुम तो अभी से अपने शौक पूरे करने लगे। अभय को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। अभय, माँ, अनन्या मेरा शौक नहीं, मेरा प्यार है, जो मैंने ऐसे ही कुछ दिनों के लिए नहीं किया, बल्कि उसके इश्क को मैंने अपनी ये जिंदगी ही दे दी है। सो प्लीज आप मेरे इश्क को शौक का नाम देकर मेरे प्यार को गाली मत दीजिए। सुरेखा जी, अरे बेटा, तू तो बुरा मान गया, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चलो बेटा, मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया है कि बहुत जल्दी ही मैं अपनी दुबई की डील फाइनल करके इंडिया वापस आ रही हूँ तेरे पास। अभय बेमन से, ओके माँ। सुरेखा जी, ओके बेटा, बाय, सी यू। और अभय ने फोन रख दिया। सुरेखा जी, अनन्या, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या चीज है ये अनन्या, जिसके लिए मेरा बेटा दीवाना हो गया है, जो अपनी माँ से आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये सच्ची है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपना क्लास और स्टेटस भी बहुत प्यारा है, जिसे मैं बिल्कुल खराब नहीं होने दूंगी। एंड आई नो दैट तुम्हारी खुशी भी उसमें ही होगी जिसे मैं पसंद करूंगी। तुम सुरेखा राजवंश के इकलौते बेटे हो, और किसी ऐसी वैसी को तो मैं अपनी बहू हरगिज नहीं बनने दूंगी। इंडिया। अभय कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। वो सुरेखा जी के बारे में सोच रहा था। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सुरेखा जी ने बड़ी आसानी से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। पर वो बहुत कोशिशों के बाद अपने दिल को समझा ही लेता था कि ये सब उसकी बस एक सोच है और कुछ नहीं। इन सब कसमकस के बाद अभय ने अपने दिल को समझाया और कॉलेज के लिए निकल गया। इधर अनन्या भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। आज कॉलेज में सबको ऑडिटोरियम में बुलवाया गया। वहां पर प्रिंसिपल सर ने बताया कि सभी के एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए कल से कॉलेज में प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो रही है। ये सुनकर तो सभी के होश ही उड़ गए। क्लास में सभी लोग एग्जाम्स को लेकर टेंशन में बैठे थे। शिवांगी अनन्या से, ओए अनन्या, मैंने तो अभी तक कोई तैयारी ही नहीं की है। हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट ईयर ही मेरा बेड़ा गर्क हो जाए और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहूं। अनन्या शिवांगी के सर पर चपत मारते हुए, तेरे मुंह से तो कभी कुछ अच्छा फूट ही नहीं सकता। जब देखो अनाप शनाप ही बकती रहती है। इस बार भी हम मेहनत करेंगे तो अच्छे ही नंबर आएंगे, तू देखना। शिवांगी अपना सिर सहलाते हुए, हाँ हाँ मैडम, तू तो बोलेगी ही। आखिर अभय के बाद दूसरा नंबर तेरा ही है। पूछना है तो हम जैसे लोगों से पूछो, साला एक एक नंबर के लिए जूझना पड़ता है। अभय भी कुछ उदास था। वैभव, यार अभय, अचानक से एग्जाम्स के बारे में सोचकर तो होश ही उड़ गए। तुझे भी उसी की टेंशन है ना? अभय, यार एग्जाम्स के लिए तो कब से प्रिपेयर हूँ। टेंशन है तो इस बात की, कल से अनन्या से कैसे मिलूंगा। वैभव अपना सर पकड़ते हुए, भाई तू तो महान आत्मा है। मतलब हम सब यहाँ एग्जाम्स के लिए परेशान हैं और तुझे टेंशन भी है तो इस चीज की कि तू अब अनन्या से कैसे मिलेगा। भाई तेरे चरण कहाँ हैं। और इन्हीं सब के साथ कॉलेज खत्म हो गया। अनन्या को अभय ने ही घर तक ड्रॉप किया, क्योंकि शिवांगी को आज जल्दी ही घर जाना था। जैसा कि आप सब जानते हैं, अनन्या और अभय के एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए कॉलेज में प्रिपरेशन लीव स्टार्ट हो गई है। अब तो अभी और अनन्या का मिलना बहुत कम हो गया था। अनन्या और अभय को पढ़ाई से ही समय नहीं मिलता था, जो वो एक दूसरे के साथ समय बिताते। दोनों ही चाहते थे कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएं।
अनन्या चाहती थी इसके बाद वो एक अच्छी सी जॉब करके अपनी माँ के लिए कुछ कर सके, उनकी मदद कर सके। वहीं अभय का मानना था कि वो एक अच्छी जॉब से अपना खर्चा खुद उठा सके। वो नहीं चाहता था कि वो अब अपनी माँ के पैसों से अपने और अपने प्यार के यानी अनन्या के शौकों को पूरा करे। दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। अनन्या और अभी कभी एक दूसरे से मिल लेते थे। अभय अक्सर अनन्या के घर आ जाता था, नोट्स और पढ़ने के लिए, या यूं कहूँ कि नोट्स या पढ़ने के बहाने। और अनन्या भी कभी कभी शिवांगी के साथ अभय के फ्लैट पर चली जाती थी, लेकिन दोनों के बीच फोन पर बातें तो रोज ही होती थीं। इन्हीं सब में राधा जी भी अभय को जानने लगी थी और उनको अभय बहुत पसंद आया। सब ऐसे ही चल रहा था और कैसे इन सबको 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। अब एग्जाम्स को केवल 15 दिन ही बाकी थे। रोज की तरह आज भी अनन्या पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ शिवांगी भी। शिवांगी भी अनन्या के साथ पढ़ने के लिए आ जाती और उसके बाद चली जाती। शाम के 8 बज रहे थे। शिवांगी, यार अनन्या, हम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं पढ़ रहे, जैसे इस बार तो पूरे स्टेट लेवल में फर्स्ट आना है। अनन्या, हाँ बहन, तू ही आएगी स्टेट में फर्स्ट। अब मेरा दिमाग मत खा और चुपचाप पढ़ाई कर। शिवांगी, यार मैं क्या कह रही हूँ, चल ना आइसक्रीम खाकर आते हैं। अनन्या, इतनी रात को तू पागल तो नहीं हो गई है। शिवांगी, चलना यार, चलते हैं। और मैं ना पढ़ पढ़ के बोर हो गई हूँ। अनन्या, ऐसा है, मुझे अभी बहुत पढ़ना है, तुझे जाना है तू जा। अनन्या ने बुक में घुसते हुए बोला और तभी शिवांगी ने अनन्या के हाथों से बुक ली और उसको बंद करके एक किनारे रख दी। अनन्या, ये क्या है? शिवांगी, अब तू चल रही है, मतलब चल रही है। अनन्या, लेकिन मैं। शिवांगी, आंटी से मैं पूछ लूँगी और मुझे पता है वो हमें जाने की परमिशन दे देंगी, क्योंकि वो तेरी तरह बोरिंग नहीं हैं। अब चल। शिवांगी, अच्छा माता चल। शिवांगी और अनन्या राधा जी को बताकर चली गईं। अनन्या बाहर की खुली हवा में खुद को जी रही थी। शिवांगी उसके पीछे थी और अनन्या छोटी बच्ची की तरह आगे आगे फुदक रही थी। और तभी पीछे से शिवांगी ने अभय को वीडियो कॉल कर दी। शिवांगी, लो देख लो अपनी मैडम को, ऐसे फुदक रही है जैसे बहुत दिनों बाद अपने पिंजरे से आज़ाद हुई है। और अभय तो बस अपनी अनन्या को देखते ही जा रहा था। मासूम सी अनन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। और जैसे ही अनन्या अपने दोनों हाथ फैलाकर पीछे मुड़ी, उसने देखा कि अभी वीडियो कॉल पर है, तो वो एकदम से सहम गई। शिवांगी अनजान बनते हुए, क्या हुआ अनन्या, तुम रुक क्यों गईं? अभय, यार तुम दोनों इतनी रात को। शिवांगी अपने कान पर हाथ रख के नौटंकी करते हुए, बस बस, तुम भी अब शुरू मत हो जाना अनन्या जी की तरह। अनन्या गुस्से से, शिवांगी तुम ना। वो दोनों ऐसे ही अभय से वीडियो कॉल पर बातें करते हुए जा रहे थे। तभी एक रेड कलर की वैन पीछे से आई और उन दोनों के पास आकर वैन की स्पीड धीमी हुई, जिसमें से 4 लोगों ने अनन्या का मुंह बंद करके अनन्या को उस वैन में बैठा दिया। शिवांगी अचानक, हे छोड़ो उसे, कौन हो तुम लोग? तभी एक आदमी ने शिवांगी को वैन से ही धक्का दे दिया, जिससे शिवांगी जाकर रोड पर पड़े पत्थर से टकरा गई। वो पत्थर शिवांगी के सर पर लगा और वो बेहोश हो गई। और ये सब जब वीडियो कॉल पर अभय ने देखा तो वो हैरान ही रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके आंखों के सामने क्या हो गया। अभय फोन पर ही, हे शिवांगी क्या हुआ, कौन है ये लोग और अनन्या को क्यों ले गए? हेलो शिवांगी, तुम सुन रही हो? अभय की हालत खराब हो रही थी। उसने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया और तुरंत ही कमरे से बाहर निकलकर अखिल हॉल में बैठा था। जब उसने अभय को ऐसे जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे भागा। अखिल, अभय क्या हुआ? तू इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है? अभय मेरी बात सुन, बता मुझे क्या हुआ? अभय कार का गेट खोलते हुए, तू कार में बैठ, रास्ते में सब बताता हूँ। अखिल और अभय दोनों कार में बैठकर निकल गए। इधर अनन्या को जब होश आया तो उसने देखा कि वो किसी वैन में बैठी थी और 2 आदमी उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे। अनन्या, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, देखो मुझे छोड़ो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। बचाओ, कौन लोग हो तुम? बचाओ बचाओ। किडनैपर हंसकर, चीख ले जितना चीखना है, यहाँ तुझे कोई नहीं सुनने वाला है।
क्योंकि तुझे खुद नहीं पता कि तू इस वक्त कहाँ है। ये अपन का इलाका है, इधर मैं बोलता है और सब सुनते हैं, इसलिए चीख ले चिल्ला ले, कोई फर्क नहीं। अनन्या, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प मी। और तभी किडनैपर ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी और थोड़ी ही देर में वो वैन एक पुराने से गैराज में इंटर करी, जहां बहुत ही अंधेरा था, और वहां जाकर वैन रुकी। फिर वहां से एक कमरे में अनन्या को लेकर गए और उसके हाथ पैर भी बांध दिए, और अनन्या रोते हुए एक कोने में बैठ गई। और इधर अभय ने रास्ते में अखिल को सब कुछ बता दिया, और अखिल अभय के साथ उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर अनन्या किडनैप हुई थी। अभय वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शिवांगी वहां पर बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। अभय शिवांगी को जगाते हुए, शिवांगी शिवांगी। अखिल, यार इसके सिर पर तो चोट लगी है। अखिल ने अपने जेब से रुमाल निकाला और अभय को दे दिया। पहले तो अभी ने उसके सिर पर रुमाल बांधा जिससे उसका खून रुक जाए, और अखिल भाग कर गया और गाड़ी से पानी की बोतल ले आया और शिवांगी के ऊपर पानी के छींटे डाले, जिससे शिवांगी को धीरे धीरे होश आने लगा। अखिल ने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और शिवांगी पे डाली, जिससे शिवांगी को धीरे धीरे होश आने लगा। शिवांगी उठने की कोशिश करती है तो अभय और अखिल उसे सहारा देकर उसकी मदद करते हैं। अभय, तुम ठीक तो हो शिवांगी? शिवांगी उठने की कोशिश करते हुए, हम अनन्या। अभय अभय वो लोग अनन्या को ले गए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन, और शिवांगी बताते बताते रोने लगी। अभय, शांत हो जाओ शिवांगी, पहले ये बताओ कि तुमने उन लोगों को देखा, कौन कौन थे वो लोग? शिवांगी, अभय, वो मैं उन लोगों को नहीं देख पाई, उन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, लेकिन हाँ, वो लोग रेड कलर की वैन से आए थे। हाँ, वो रेड कलर की ही वैन थी। अखिल, एक मिनट शिवांगी, क्या तुमने उस वैन का नंबर देखा जिससे वो लोग अनन्या को लेकर गए? शिवांगी रोते हुए, नहीं अखिल, मैं उस वैन का नंबर भी नहीं देख पाई। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरा सिर इस पत्थर से लगा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, सॉरी। अभय, अच्छा तुम रो मत शिवांगी, वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं अनन्या को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, मानो कि जिसने अनन्या का किडनैप किया है वो अगर एक बार अभय के हाथ आ जाए तो अभय उन्हें जान से मार देगा। अखिल अभय का चेहरा देखकर, अभय अभय क्या करने वाला है? अभय, तू शिवांगी को लेकर अनन्या के घर जा और देख वहाँ आंटी को समझा देना कि उनकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अखिल, लेकिन तू तू कहाँ जा रहा है? अभय, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और देख सुन, जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे और शिवांगी को भी बुलवाऊंगा। वो हो सकता है पुलिस को इससे कुछ मदद मिल सके। और इतना कहकर अभय वहाँ से चला गया और अखिल भी शिवांगी को लेकर अनन्या के घर चला गया। उधर अनन्या अंधेरे से कमरे में, जहां पर एक रोशनदान से रोशनी की हल्की सी झलक आ रही थी, जिसमें किसी का भी चेहरा आसानी से देखा जा सकता था। अनन्या उस कमरे में एक कोने में एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, और तभी उस रूम का गेट अचानक से खुला, जिससे एक आदमी अंदर आया जिसने एक ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी और हाथ में एक गोल्डन ब्रेसलेट पहना हुआ था। और जब अचानक से दरवाजा खुला तो अनन्या की आंख में बहुत तेज रोशनी की चमक पड़ी, जिससे अनन्या की आंखें खुल नहीं पा रही थीं। अनन्या ने बहुत कोशिश करके देखा तो उसने उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट देखा, जिसको वो शायद जानती थी। हाँ, ये वही ब्रेसलेट था जो उस आदमी ने पहना हुआ था, जो उस दिन उसके घर में बहुत से लोगों को लेकर आया हुआ था। उसने भी ऐसा ही एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जिसे अनन्या पहचान गई थी। अनन्या गुस्से से, ओह, तो तुम वही हो जो उस दिन हमारे घर पर आए थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो, और मुझे यहाँ ऐसे क्यों रखा है? किडनैपर हंसते हुए, हा हा हा, तू मुझे नहीं जानती? भाई, मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हो रही है, तेरी माँ ने मेरे बारे में तुझे कुछ नहीं बताया? हाँ हाँ, बताती भी तो क्या, वो तो खुद अपने शराबी पति से भागकर यहाँ आई थी, भगोड़ी माँ। इतना सुनकर अनन्या बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अनन्या गुस्से से उसे घूरते हुए, खबरदार खबरदार, जो मेरी माँ और मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द भी बोला, वो दोनों मेरी प्रेरणा है, प्रेरणा, समझा? अनन्या की इस बात पर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। क्या कहा तूने? फिर से बोल। इसका शराबी बाप इसकी प्रेरणा है। अनन्या चुपचाप गुस्से से उसकी ये बातें सुन रही थी। उसका ये सब सुनने का मन तो नहीं था, लेकिन वो करती भी तो क्या।
उसे अपने पापा के खिलाफ बातें सुननी ही पड़ रही थीं। किडनैपर, तेरी माँ ने तुझे मुझसे बहुत छिपाया, पर देखा देखा वो छिपा नहीं पाई और मैं तुझे फरार कर ले गया। अरे तेरे बाप ने तुझे मुझको पहले ही बेच दिया था, जब तू इस दुनिया में भी नहीं आई थी। अनन्या हंसते हुए, कितने बड़े बेवकूफ़ हो ना तुमको लगता है जो कुछ भी तुम बोलोगे मैं मान लूंगी। इतनी बड़ी पागल लग रही हूँ मैं। अरे पागल मैं नहीं तुम हो। क्या कहा तुमने? मेरे पापा ने मुझे मेरे पैदा होने से पहले बेच दिया और वो बहुत बड़े शराबी थे। पता है मेरे पापा कितने ऑनेस्ट थे। मैं जब 10 साल की थी तब मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए और पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि बेटा कभी भी किसी गलत रास्ते पर मत चलना और कभी भी किसी का बुरा मत करना। और ऐसे देवता समान इंसान पर तुम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो। किडनैपर, ओहो, तो तेरी माँ ने तुझे ये सच भी नहीं बताया। मुझे ना तुझ पर बहुत तरस आ रहा है। तू अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच भी नहीं जानती। ये तेरी माँ ने तेरे साथ ठीक नहीं किया। अनन्या हैरान होकर, क्या बोल रहे हो तुम? कैसा सच? किडनैपर हंसते हुए, अब तू इतनी मिन्नत कर रही है तो बता ही देता हूँ तुझे। अरे तू जिसे अपना बाप समझती है वो तो तेरा असली बाप भी नहीं था। अनन्या, क्या बोल रहे हो तुम? ये सच नहीं। किडनैपर, मुझे पता ही था कि तू ऐसा ही बोलेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वो ऐसा ना, ड्रामा मत कर। मैं जो बोलता हूँ उसे सुन। वो जो आदमी है जिसे तू अपना बाप समझती है वो तो तेरी माँ का आशिक था। वैसे बहुत ही रंगीन मिजाज की है तेरी माँ। नहीं, अनन्या चिल्लाकर, बस बस बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब और कुछ नहीं। चले जाओ यहाँ से। किडनैपर, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि तेरे पास्ट की बैठकर मैं कथा सुनाऊं। चुपचाप यहाँ रह, जो मिल रहा है खा और इधर से भागने की कोशिश न करना अपनी गंदे खाते हुए, समझ गई ना? कल तुझे देखने एक पार्टी आ रही है। पता है कितना दाम दे रहे हैं तेरा? 10 करोड़। इतनी तो तेरी औकात भी नहीं है। उधर अभय ने पुलिस को सब बता दिया और अनन्या के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस सब फॉर्मेलिटी कर रही थी। 1 घंटा बीत चुका था पर अनन्या की कोई खबर नहीं थी। अभय ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका, आपको समझ में नहीं आ रहा? उसका किडनैप हुआ है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी अनन्या। और क्या कर रहे हैं आप और आपकी टीम? पूरा 1 घंटा हो गया और अभी तक अनन्या का कोई अता पता नहीं है। पुलिस, देखिए पुलिस अपना काम कर रही है और आप पुलिस को उसका काम मत सिखाइए, वरना मजबूरन हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस के कोई भी एक्शन न लेने पर अभय भड़क गया। उसे अनन्या की चिंता हो रही थी। उतनी ही देर में वहां शिवांगी, अखिल और अनन्या की माँ भी पहुंच गईं। अभय उन लोगों को भी पुलिस स्टेशन में देखकर हैरान हो गया। राधा जी अपनी आंखों में आंसू लेकर भागती हुई आईं और तभी उनका पैर लड़खड़ा गया। इससे पहले वो जमीन पर गिरती, अभय ने उनको सामने से संभाल लिया। अभय, आंटी जी आराम से। ये क्या कर रही हैं आप? अभी चोट लग जाती तो आपको। राधा जी, लग जाती तो लग जाती। मुझे तो बस मेरी अनन्या चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर साहब, राधा जी इंस्पेक्टर के पास आकर कहती हैं, राधा जी, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को जल्दी ढूंढिए, उसे आपकी जरूरत है। और राधा जी बोलते बोलते रोने लगती हैं। तभी अखिल और अभय राधा जी को संभाल कर वहाँ पड़ी बेंच पर बैठाते हैं और अखिल राधा जी को पानी पिलाता है। शिवांगी रोते हुए, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना मैं अनन्या को बाहर ले जाने के लिए कहती और न ही ये सब होता। अब पता नहीं अनन्या कहाँ है, कहीं उसे कुछ। अभय अचानक से, नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आंटी जी चलिए, अब आप घर पे चलिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अभय सभी को लेकर अनन्या के घर आ जाता है। वो लोग घर पर आकर बैठे ही थे कि लैंडलाइन पर एक कॉल आया। इस समय इतनी रात गए किसका फोन हो सकता है ये सोचकर सब परेशान हो गए। राधा जी फोन उठाने ही जा रही थी कि अभय ने रोक दिया। अभय, ध्यान से आंटी जी, ये किडनैपर का फोन भी हो सकता है, फोन स्पीकर पर कीजिए और अभय कॉल रिकॉर्ड करो। राधा जी ने कॉल अटेंड करके उसे स्पीकर पर डाल दिया। राधा जी डरते हुए, हेलो।
और ये सच में ये किडनैपर का ही फ़ोन था। किडनैपर हेलो बोल रहा था, पैसे तैयार हैं। राधा जी ये आवाज़ पहचान गईं और घबराते हुए सोफे पर बैठ गईं। राधा जी आस्कर। उधर से हंसने की आवाज़ आई। किडनैपर तू भी बहुत समझदार है, मेरे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप समझ गई। राधा जी गुस्से से, अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं तेरा वो हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। किडनैपर धमकी दे रही है मुझे, और इससे ज़्यादा तू कुछ कर भी नहीं सकती, जैसे इतने सालों से कर नहीं पाई। अब मेरी सुन, अगर जरा सा भी दिमाग चलाया और पुलिस को बुलाया तो सोच तेरी बेटी का क्या हाल होगा। राधा जी नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं जो तुम बोलोगे वो करने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को कुछ मत करना। किडनैपर हा हा हा, अब की ना समझदारों वाली बात। चुपचाप पुलिस को बिना बताए 1 करोड़ रुपए लेकर पुराने मंदिर के पीछे आकर मिलो, और हाँ याद रखना कोई होशियारी नहीं, और अकेले तुम आओगी समझी। और किडनैपर ने फोन काट दिया। अभय कौन है ये लोग आंटी, क्या आप जानती हैं उन्हें। राधा जी हाँ बेटा जानती हूँ मैं उन लोगों को। अभय इसके आगे उनके बारे में कुछ पूछ पाता उससे पहले ही राधा जी, बेटा इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछो, इसके आगे मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता पाऊंगी कि क्यों वो इतने सालों से मेरे पीछे पड़े हैं। जो सच मैंने अपनी बेटी से छिपाया है वो मैं सबसे पहले सिर्फ उसी को बताना चाहती हूँ। हाँ लेकिन इतना बता सकती हूँ कि वो लोग आस्कर के आदमी थे जिन्होंने जिन्होंने अनन्या को किडनैप किया है। वो बहुत खतरनाक हैं बेटा। अभय आप चिंता मत कीजिए आंटी, जुल्म कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई से कभी नहीं जीत सकता। अखिल लेकिन हम लोग करेंगे क्या यार, इतने सारे पैसे इतनी जल्दी। शिवांगी और अब तो हम पुलिस की भी हेल्प नहीं ले सकते। अभय चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो कुछ तो सुराग छोड़ ही जाता है। अखिल तू क्या कह रहा है, थोड़ा क्लियरली बोल। अभय तूने कॉल रिकॉर्ड की है ना। अखिल हाँ पर। अभय प्ले कर उसको। अखिल ने रिकॉर्डेड कॉल उस सबके सामने प्ले कर दी और सब लोग उसे शांति से सुनने लगे, और उसमें उन्हें कुछ मशीनें चलने की आवाज़ें सुनाई दी। अभय स्टॉप स्टॉप रिवाइंड कर, और अखिल ने ऑडियो रिवाइंड कर दी। अभय ध्यान से सुनो ये आवाज़ मशीनों के चलने की है, और मशीनें मतलब ये कोई फैक्ट्री है। इस समय 12 बज रहे हैं, इतनी रात तक तो एक ही फैक्ट्री हो सकती है, बड़ी फैक्ट्री मतलब अनन्या वही है। शिवांगी अबे मुझे नहीं लगता कि किडनैपर इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर अनन्या को रखेगा। अखिल ये अभय शिवांगी इज राइट। शिवांगी लेकिन इस फैक्ट्री के पीछे एक हवेली है जो सालों से बंद है, अब तो वहाँ कोई जाता भी नहीं है। अभय हाँ वही होगी अनन्या। और अभय जाने लगता है। अखिल रुक अभय, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभय नहीं तू रुक, और पुलिस को इन्फॉर्म करके अपने साथ लेकर आना। अभय जाने लगता है, फिर एकदम से रुक गया और पीछे देखा, वहाँ राधा जी सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़कर रो रही थीं। अभय उनके पास गया। अभय आप मुझ पर विश्वास रखिए आंटी, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अभय ने राधा जी के पैर छुए और राधा जी ने अभय के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए, और राधा जी ने अभय के सिर पर अपने दोनों हाथ रख दिए, और इसी आशीर्वाद को अपने साथ लेकर अभय चल दिया। अभय का बस एक ही उद्देश्य था, केवल अनन्या को ढूंढना। उधर अनन्या को उस आदमी ने जो कुछ भी बताया उसका उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। अनन्या नहीं अनन्या, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, मैं भला उस किडनैपर की बात क्यों मानूं। और मुझे पता है कि माँ मुझसे इतनी बड़ी बात कभी नहीं छिपाएंगी, वो मुझे सब कुछ बताती हैं। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इससे पहले तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, और मुझे घर वालों से कांटेक्ट भी करना चाहिए। क्या करूँ। अनन्या इधर उधर देखती है और सोचती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी उसे अपनी चेयर के पीछे एक कांच की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई दिखाई दी, और उसको देखकर अनन्या ने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया। पहले उसने अपने बाएं दाएं देखा, और जब उसने देख लिया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है तो उसने चेयर से ही झुककर वो टूटी हुई बोतल उठाने की कोशिश की।
अनन्या बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो कांच उठा नहीं पा रही थी। लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद उसने वह टूटी हुई बोतल को उठा लिया और वो उसी से ही अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए अनन्या के हाथ में कांच चुभ गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। और जैसे ही अनन्या के हाथ में कांच चुभी, वैसे ही कार चलाते वक्त अभय के मुंह से अचानक निकला, अनन्या, अभय, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अनन्या, मैं आ रहा हूँ और बहुत ही जल्द तुम आजाद होगी। तुम्हारा अभय आ रहा है। उधर अनन्या के हाथ में कांच चुभ गई, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी और उसने अपने हाथ की रस्सी काट ही ली। फिर उसने दूसरे हाथ की और पैरों की भी रस्सी खोल ली। अनन्या ने जैसे ही गेट के पास जाकर गेट खोलने की कोशिश की, उसने देखा कि दरवाजा बाहर से लॉक था। अनन्या ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अनन्या इधर उधर बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगी और बहुत देर बाद उसकी नज़र एक खिड़की पर पड़ी, जो खिड़की जाकर उस हवेली के आंगन में ही खुलती थी। लेकिन उसकी हाइट अनन्या से थोड़े ऊपर थी और उस खिड़की के आगे बहुत सा सामान रखा था, जिसकी वजह से वो खुल नहीं पा रही थी। अनन्या ने पहले वो भारी भारी सामान हटाए और फिर खिड़की को खोलकर देखा कि वहां उसके बाहर कोई था तो नहीं। और जब उसने ये कन्फर्म कर लिया कि उसे कोई नहीं देख रहा था, तो उसने वहां पड़े एक ड्रम उठाया और उसी के सहारे से उस खिड़की को पार कर लिया और बाहर आ गई। वहां से सबसे नजरें बचाकर निकलने लगी, लेकिन अचानक से ही उसके सामने से एक आदमी गुजर गया। अनन्या ने जैसे ही उसको देखा, वो तुरंत खंबे के पीछे जाकर छिप गई। अनन्या बहुत ही समझदारी के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी और वो बस बाहर निकलने ही वाली थी। बाहर के दरवाजे के पास आ भी गई थी, तभी उधर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आ गई, बॉस। लड़की भाग गई और उसका इतना ही कहना था कि वहां अफरा तफरी मच गई। कहाँ गई, ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी, ढूंढो, हर जगह छान मारो, बच के नहीं जानी चाहिए। और जैसे ही अनन्या ने आवाज सुनी, वो जाकर एक कबर्ड में छिप गई। अनन्या, ओह गॉड, इन्हें तो पता चल गया कि मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। इतना बढ़िया मौका था, अब गया हाथ से। अनन्या उस टूटी हुई कबर्ड से बाहर का नज़ारा साफ देख पा रही थी। वहां पर उन सब का बॉस आस्कर था, जिसने एक कॉलर पकड़ रखी थी। आस्कर गुस्से से, अगर वो छोकरी यहाँ से बाहर निकली ना, तो तुम सब यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे, समझे। वो छोकरी मेरी सोने की मुर्गी है, वो मुझे हर हाल में चाहिए, समझा। जी जी बॉस। और सब लोग अनन्या को ही ढूंढने में लग जाते हैं। सभी इधर उधर भाग रहे थे, जिनको अनन्या बस देखे ही जा रही थी। अनन्या, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक सेफ नहीं रह सकती। मुझे पता है वे लोग मुझे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अब अनन्या ने सोच ही लिया था कि वो अब बाहर निकल के रहेगी। जब उसने देखा कि दरवाजे के आसपास कोई नहीं है, तो वो धीरे से उस कबर्ड से निकली और गेट की तरफ बढ़ी। अनन्या ने धीरे से गेट का हैंडल पकड़ा और धीरे से खोल दिया। और अनन्या ने जैसे ही बाहर निकलने के लिए अपना कदम बढ़ाया, किसी ने अनन्या के सर पर गन लगा दी। ये और कोई नहीं बल्कि आस्कर ही था। आस्कर, बहुत भगा लिया तूने। अब अगर एक कदम भी बढ़ाया तो तेरा भेजा निकलकर बाहर आ जाएगा। अनन्या पूरी तरह से डरी हुई थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। अनन्या, दद देखो, तुम पहले ये गन नीचे करो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सच में, पहले पहले ये गन नीचे करो। आस्कर, हा 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 हा, इसे कहते हैं डर। अब जो तू इतना कह रही है तो ठीक है, ले हटा ली बंदूक। आस्कर ने जैसे ही गन नीचे की, अनन्या ने तुरंत पीछे मुड़कर आस्कर के हाथ से गन छीनी और उसी के माथे पर तान दी। अनन्या, कोई भी आगे आने की कोशिश मत करना, तुम लोगों का ये बॉस जान से जाएगा। आस्कर बोल अपने आदमियों को कि अपनी अपनी गन नीचे रख दें। आस्कर डरते हुए, देख क्या रहे हो, तुम सब अपनी बंदूकें फेंको, जो जल्दी। और सभी ने अपनी बंदूकें फेंक दी। अनन्या, तुझे क्या लगा था मैं तुझसे डर गई? मैं इतनी डरपोक नहीं कि तुझ जैसे गीदड़ की धमकियों से डर जाऊं। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, उनके जैसे ही हिम्मत वाली हूँ मैं, समझा। और तभी किसी ने पीछे से अनन्या के सर पर डंडा मार दिया, जिससे उसके हाथ से गन छूट कर गिर गई और अनन्या अपना सर पकड़कर साइड में बोरियों के ढेर पर जा बैठी।
अनन्या अपना सर पकड़कर बैठी थी। आस्कर ने डंडा ले लिया। आस्कर गुस्से से, बहुत जवान चलती है ना तेरी, अब तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ, तेरी तो। आस्कर ने अनन्या को मारने के लिए डंडा हवा में उठाया कि तभी किसी ने उसका डंडा पीछे से पकड़ लिया। जब आस्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि अभय था, जो अपनी लाल तमतमाती हुई आंखों से आस्कर को गुस्से से घूर रहा था। इससे पहले आस्कर का हाथ अनन्या को छू भी पाता, उससे पहले ही अभय के हाथों ने उसके गंदे हाथों को रोक लिया। अभय की आंखें गुस्से से लाल थीं, वो बस उस आदमी को गुस्से से घूर रहा था। और जैसे ही आस्कर अभय की तरफ मुड़ा, अभय ने एक घूंसा आस्कर के मुंह पर रसीद कर दिया और आस्कर अपने मुंह पर हाथ लगाकर एक किनारे पर रखी टूटी फूटी कुर्सी पर गिरा। और जब अनन्या ने अभय को देखा तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जहां पर उसे अपने लिए सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, वहां तो मानो उसके लिए सारे रास्ते ही खुल गए हों। अनन्या भागते हुए गई और अभय के जोर से गले लग गई। अनन्या को तो मानो जन्नत ही मिल गई। अभय ने भी अनन्या को जोर से अपनी बाहों में भर लिया था। आखिर अनन्या सही सलामत अभय के सामने थी। अभय और अनन्या अलग होकर एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें आपस में मिले सदियां बीत गई हों। अभय की अनन्या के लिए चिंता अनन्या अभय की आंखों में साफ देख पा रही थी। अभय अनन्या के बाल सही करते हुए, तुम ठीक तो हो ना? अनन्या अपनी गर्दन हिलाते हुए, हम। और इतनी ही देर में आस्कर अपने आदमियों के साथ अभय के सामने खड़ा था, जिनको देखते ही अभय ने अनन्या को अपने पीछे छिपा लिया। और अभय उन लोगों को घूर घूर कर देख रहा था। उन लोगों ने अपने हाथों में हथियार ले रखे थे, जैसे किसी ने डंडा, किसी ने चाकू, तो कोई खाली हाथ ही थे। आस्कर, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तेरे बेटा, तू वही है ना इसका आशिक? अनन्या इस बात पर दंग रह गई, क्योंकि अभय उससे प्यार करता है। ये बात तो उसने अपनी माँ को भी नहीं बताई, तो इस आस्कर को वो बात कैसे पता थी? वो समझ गई थी कि आस्कर और उसके आदमी उस पर नजर रखे हुए थे। आस्कर, सही सोच रही है तू छोकरी, मैंने तेरे पीछे अपने आदमी रखे हुए थे, जो तेरी एक एक खबर मुझे आकर देते थे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता, जब तेरी माँ को तेरे इस आशिक के बारे में तेरे से पहले कोई और बताएगा तो उसका तो दिल टूट जाएगा, उसको तो सदमा लगेगा ना। और अगर सदमे से हार्ट अटैक आ गया और कहीं भगवान को प्यारी। इससे पहले आस्कर आगे बोल पाता, अनन्या ने एक थप्पड़ आस्कर के गाल पर रसीद दिया। अनन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ के बारे में ये सब बोलने की? आस्कर तो इस थप्पड़ से बौखला गया था। आस्कर के एक आदमी ने जैसे ही अपना डंडा उठाया, अभय ने हाथों से उस डंडे के दो टुकड़े कर दिए और अब वहां घमासान युद्ध मच गया था। अभय अकेले ही उन गुंडों से जूझ रहा था कि तभी अनन्या ने भी अभय की मदद करने के लिए अपने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और वो भी उन गुंडों को पीटने लगी। वो दोनों एक एक से निपट रहे थे। अभय के सिर पर तो खून सवार था, उसने आस्कर को तो मार मार कर बेहोश कर दिया और अब उसके गुंडों से लड़ रहा था। अभय लड़ते हुए, अनन्या तुम बाहर जाओ। अनन्या, नहीं अभय, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अभय, अनन्या मेरी बात समझो, तुम जाओ और बाहर से कोई मदद मांगो जाकर। अनन्या, अभय मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अभय, अनन्या तुम्हें मेरी कसम। और अब इसके आगे तो अनन्या कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अनन्या वहां से जाने के लिए मजबूर हो गई। अभय वहां अकेले ही सबसे लड़ रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, ए रुक जा, वरना अभी यहीं इसका खेल खत्म कर दूंगा। अभय के हाथ इस बात को सुनकर अपने आप ही रुक गए और जब उसने मुड़कर पीछे देखा तब वहां जो कुछ था उसे देखकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि पीछे आस्कर खड़ा था, जिसने अनन्या की गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ था। आस्कर अब अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। अनन्या डरी और सहमी हुई अभय को ही देख रही थी। अभय घबरा कर, आस्कर देख, अनन्या को छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। देख उसे जाने दे, तुझे जो करना है मेरी साथ कर, लेकिन ना उसे छोड़ दे। आस्कर अभय की बात से जोरों से हंसता है। आस्कर, आ गई ना अक्ल ठिकाने? कितना पीटा है तूने मेरे आदमियों को, अब कुछ इनको भी तो मौका दे दे अपनी भड़ास निकालने का। अनन्या, नहीं नहीं अभय, तुम जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ।
अभय, चुप करो अनन्या, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें जो करना है आस्कर मेरे साथ करो। आस्कर, हा हा हा। बहुत प्यार है दोनों पंछियों में। वो क्या बोलते हैं वे, लव बर्ड। मुझे ना ऐसे दो प्रेमियों को अलग अलग करने में बहुत मजा आता है। क्यों रे, अगर इनमें से किसी एक को टपका दिया जाए तो, अरे ये दोनों तो बिछड़ जाएंगे रे, इन सब में मौज तो बहुत आएगी। अभय और अनन्या के तो होश ही उड़ गए आजकल। लेकिन सवाल तो ये है रे कि इनमें से टपकाएं किसको। आस्कर जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ उसके आदमी भी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन अभय और अनन्या की तो मानो दुनिया ही पलटी जा रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर तो उन दोनों की जान निकलकर उनके हाथ पर आ गई थी। वो दोनों बस एक दूसरे को आंसू भरी नजरों से देखे जा रहे थे कि न जाने आज ऊपर वाले को क्या मंजूर है। पता नहीं आगे फिर वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या फिर एक दूसरे को दोबारा देख पाएंगे या नहीं। आज तो किस्मत को जो मंजूर था वही होना था। अनन्या और अभय की किस्मत में आगे एक दूसरे से मिलना लिखा था या उनके इश्क की कहानी आज ही खत्म होनी थी। अभय और अनन्या के दिमाग में हजारों सवाल उथल पुथल कर रहे थे। तभी आस्कर टहलते हुए अभय के पास आया। अनन्या और अभय दोनों को ही उनके गुंडों ने बांध के पकड़ा हुआ था। आस्कर अभय के पास आकर उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ लिया। आस्कर, तू तो बहुत बड़े घर का लौंडा है ना, और देखने में भी बहुत पढ़ा लिखा लगता है, तो इसके चुंगल में कैसे फंस गया। अरे अरे, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, तू तो बेचारा खुद इसके जाल में फंस गया होगा। ये इसका खानदानी ऐसा है। पहले इसकी गरीब माँ ने इसके अमीर बाप को फंसाया और उसे सड़क पर ले आई। अब तेरी बारी, तू तो गया, अब ये छोकरी तुझे भी सड़क पे लाकर छोड़ेगी। तू भी उसके बाप की तरह सड़क पर आ जाएगा, देख लेना। अभय गुस्से से उसकी बातें सुन रहा था और एक बंधे हुए शेर की तरह छटपटा रहा था। अभय, मर्द है तो पहले हाथ खोल साले, फिर बताता हूँ। ऐसे क्या गीदड़ों की तरह दहाड़ रहा है। आस्कर बनावटी हंसी के साथ, हा हा हा। क्या कहा तूने, फिर से बोल। खोल दूं, हा हा हा। पागल समझ के रखा है। वैसे बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, यहाँ चारों तरफ से बंधा हुआ है, फिर भी अक्ल नहीं ठिकाने आई। वैसे तेरी अक्ल सटीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और इसी के साथ ही आस्कर ने अभी के गाल पर एक घूंसा जड़ दिया, जिससे अभय की नाक से खून बहने लगा, जिसे देखकर अनन्या की चीख निकल गई। लेकिन अभय, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अब भी अपनी तमतमाती हुई आंखों से आस्कर को घूरे जा रहा था। आस्कर ने फिर से अभय के पेट पर दो तीन घूंसे जड़ दिए, लेकिन अभय का चेहरा अब भी गुस्से से लाल था। आस्कर, अरे तू तो बड़ा ढीठ है, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और ज्यादा डोज देना पड़ेगा तुझे। अनन्या रोते हुए चिल्लाकर, नहीं नहीं, प्लीज मत मारो, छोड़ दो, मत मारो उसे, प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। अनन्या रोने लगती है। अभय, मत रो अनन्या, अपने कीमती आंसू इस हैवान के सामने मत बहाओ, और इसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है ये हमारे प्यार को दर्द दे सके। आस्कर, अबे चुप करो तुम दोनों, कब से तुम दोनों की बकवास सुन रहा हूँ। बहुत, हाँ बहुत देर हो गई, अब और नहीं। हाँ बस मुझे पता है कि तुझे मजा कैसे चखाना है। आस्कर अभय के पास जाकर कहता है, पता है तुम दोनों का क्या, जब एक को कुछ करो दूसरे को दर्द होता है। इसीलिए इसीलिए अब अगर तेरे को दर्द पहुंचाना है, तेरी अकड़ ठिकाने लगानी है। आस्कर पीछे मुड़कर अनन्या की तरफ देखता है और शैतानी हंसी हंसता है। अभय और अनन्या उसका इरादा समझ जाते हैं। अभय छटपटाता हुआ, नहीं आस्कर नहीं, तुझे जो करना है तू मेरे साथ कर, लेकिन लेकिन अनन्या को छोड़ दो, उसे जाने दे आस्कर। आस्कर, जाने दूं, इसे कैसे जाने दूं, इसके और इसके खानदान से तो पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पहले सोचा था कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे नहीं मारूंगा, लेकिन वो तेरी भिखारन माँ से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तू अब मेरे काम की नहीं, और जो मेरे काम का नहीं उसे जीने का कोई हक नहीं। और तुझे मारकर कम से कम मैं उस राधा से बदला तो ले पाऊंगा, और इस गर्म खून से भी, हा हा हा। यानी एक तीर से दो निशाने। अभय अपनी जगह पर छटपटाए जा रहा था और अनन्या अपनी नम आंखों में प्यार भरकर बस अभय को देखे जा रही थी। अभय पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। आस्कर ने अनन्या की कनपटी पे बंदूक रख दी और अनन्या ने अभय की तस्वीर अपनी आंखों में बसाकर अपनी आंखें ही बंद कर लीं। और इसके बाद तो ढाएं, अभय ने तो अपनी आंखें बंद कर लीं
और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर थोड़ी देर के बाद ये क्या हुआ, अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं और यहाँ तो कुछ और ही सीन था। अभय ने आंखें खोलकर देखा तो अनन्या सही सलामत उसके सामने खड़ी थी और आस्कर अपना हाथ पकड़कर करह रहा था, जिससे बहुत खून निकल रहा था और उसकी बंदूक नीचे पड़ी थी। अभय की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और अभय ने जब उसके पीछे देखा तो ये क्या, राधा जी शिवांगी और अखिल के साथ वहां पुलिस थी जिसने आस्कर के हाथ पर गोली चलाई थी, जिससे उसकी गन नीचे गिर गई और अनन्या को गोली नहीं लगी। पुलिस ने आस्कर समेत सबको अरेस्ट कर लिया। अखिल ने अभय और अनन्या के हाथ की रस्सी खोली और राधा जी रोती हुई आईं और अनन्या और अभय दोनों को गले से लगा लिया। राधा जी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अभय ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अनन्या कोई और सोच में थी। जैसे वो इन सब से खुश नहीं थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। अखिल, आंटी जी, ये सही जगह नहीं है, हम लोग घर चलते हैं। और वैसे भी देखिए ना, इन दोनों को कितनी चोटें आई हैं। शिवांगी, सही कहा तुमने। और सब कार में बैठकर चले गए। लेकिन अभय ने अनन्या की खामोशी को नोटिस कर लिया था। अनन्या और अभय अपनी ड्रेसिंग करवाकर सभी लोगों के साथ अनन्या के घर पर आ गए। लोग सभी के साथ बाहर हॉल में बैठे थे और सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन सब की प्यारी अनन्या अब उनके साथ थी। राधा जी को भी अनन्या को सही सलामत देखकर बहुत शांति मिल रही थी और अब उन्हें और अनन्या को आस्कर नाम की टेंशन से छुटकारा भी मिल चुका था। साथ ही साथ उन्हें किसी और चीज़ की भी खुशी थी, क्योंकि उनकी खोज अब बंद हो चुकी थी। जी हाँ, अभय, राधा जी ने अपने लिए दामाद चुन लिया था। राधा जी को अभय पहले से ही बहुत पसंद था, लेकिन आज जो कुछ भी अभय ने अनन्या के लिए किया, उसके बाद उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो ये दोनों भी एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हैं, वरना भला कौन किसी के लिए अपनी जान को मुश्किल में डालता है। उन्होंने तय कर लिया कि वो समय देखकर अनन्या से इस बारे में जरूर बात करेंगी। सभी लोग खुश थे। शिवांगी और अखिल अपनी पागलपंती वाली बातों से माहौल को थोड़ा हंसनुमा बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, सिवाय अनन्या के। उसका दिमाग तो आस्कर की कही हुई बातों में उलझा हुआ था। अनन्या सोफे से उठी और किचन में पानी लेने आ गई। अनन्या ने गिलास लिया और पानी पीने लगी, लेकिन उसके दिमाग में तो जैसे वो बातें ही घूम रही थीं। उसके कानों में बार बार आस करके उसके पापा के लिए वो कहे गए शब्द ही याद आ रहे थे, शराबी धोखेबाज रईस ज्यादा। अनन्या मन में, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्यों मेरा दिमाग बार बार उस आस्कर की बातों में चला जाता है, जानते हुए भी कि वो सही नहीं है। आस्कर ने जो कुछ भी कहा वो गलत है। मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे, मैं जानती हूँ। उन्होंने उन्होंने कितना किया मेरे और माँ के लिए। झूठा है वो, गलत कहता है। पापा शराबी हैं। हाँ, वो आस्कर झूठा है। मेरे पापा नहीं, ये गलत है। हाँ ये, और ये सोचते हुए ही अनन्या के हाथों से पानी का गिलास छूट गया और अनन्या तेजी से चिल्लाई, नहीं। अनन्या के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग उठकर किचन की तरफ भागे और अनन्या के पास आए। अनन्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत डरी हुई हो और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। अनन्या की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफ़ी डर गए। अभय ने अनन्या को संभाला। राधा जी, अनन्या क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ बेटा? लेकिन अनन्या अभी भी बुत बनकर खड़ी हुई थी। अनन्या, ये सही नहीं है, ये झूठ। अभय, क्या सही नहीं है अनन्या, बोलो। शिवांगी, अभय, अनन्या को पहले बाहर लेकर चलो। अखिल, हाँ अभय, अनन्या को बाहर ले चलो। अभय अनन्या को लेकर बाहर आया और उसे सोफे पर बैठाया। राधा जी अनन्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर, क्या हुआ बेटा? क्या झूठ है? बोलो बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बच्चा बोलो। अनन्या राधा जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा जी, देखो बेटा, बोलो क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अनन्या की यह हालत देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। अनन्या अपने आंसू पोंछते हुए, माँ, क्या पापा से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती?
अनन्या का ये सवाल सुनकर सभी को कुछ भी नहीं समझ आया, लेकिन राधा जी को बहुत कुछ समझ आ चुका था। वो जान चुकी थी कि अनन्या को सब पता चल चुका है। राधा जी अनन्या का सवाल सुनकर अचानक से खड़ी हो गईं। राधा जी हकलाते हुए, ये सब तुमसे किसने कहा? अनन्या खड़ी होकर, किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा? ये सवाल नहीं है माँ, सवाल ये है कि क्या कोई बात है जो पापा से जुड़ी है और मैं नहीं जानती? राधा जी के मन में हजारों सवाल चल रहे थे और वो बहुत घबराई हुई थी। अनन्या को राधा जी का यूं चुप रहना कुछ गलत लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनका सवाल गलत होता तो राधा जी यूं चुप ना रहती। राधा जी, वो इससे पहले राधा जी आगे कुछ बोल पाती, अनन्या ने राधा जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घुमाया और उनका हाथ अपने सर पर रख दिया। अनन्या राधा जी की आंखों में देखती हुई, नहीं माँ, आज झूठ नहीं, आपको मेरी कसम। राधा जी हक्की बक्की होकर खड़ी थीं, क्योंकि वो जान गई थीं कि जिस राज को उन्होंने 20 सालों से अनन्या से छुपाया, अब वो वक्त आ गया था कि इस राज से पर्दा हटाने का। अनन्या, बोलिए माँ, बोलिए। राधा जी, हाँ हाँ, तुझे नहीं पता है, तेरे पापा कैसे इंसान थे? अरे तुम तो अपने पापा को देवता समझती हो, लेकिन तेरे पापा तो राक्षस थे, राक्षस। अनन्या के साथ बाकी सब भी राधा जी की बात सुनकर हैरान थे। राधा जी के शब्दों को सुनकर सभी लोगों के होश ही उड़ चुके थे। अनन्या राधा जी की बातों से आश्चर्य होकर, माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप भी जानती हैं कि पापा ने हम सब के लिए क्या क्या किया है। अब आप पापा के लिए ये सब कैसे बोल सकती हैं? राधा जी, तुझे क्या लगता है तेरे पापा पंकज जी हैं? नहीं, तेरे असली पिता का नाम विक्की अरोड़ा, बनारस के मशहूर बिजनेसमैन राजीव अरोड़ा के इकलौते बेटे। कॉलेज टाइम में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन मुझे कभी भी विक्की की प्रॉपर्टी और उसके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ बहुत सा समय बिताने लगे। फिर एक दिन विक्की ने मेरे घर पर मेरे माँ पापा के सामने मेरा हाथ मांगा और एक अच्छे माँ बाप की तरह मेरे माँ पापा ने बड़े धूमधाम से शादी की और एक अच्छे ससुर की तरह विक्की के पापा ने भी मुझे अपना लिया और मैं भी एक अच्छी बहू की तरह उस घर को अकेले चला रही थी। शादी के 1 साल के बाद हमारे घर में खुशियाँ आईं जब हम सबको ये पता चला कि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। उस दिन हम सब बहुत खुश थे। पापा ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन पता नहीं कैसे पापा उस दिन बहुत खुश थे। पार्टी में ही उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। विक्की तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब पापा हमारे बीच नहीं थे। इतने बड़े बिजनेस की जिम्मेदारी अब विक्की के सर पर आ चुकी थी। सच में जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी जिससे विक्की अकेले नहीं संभाल पाए और उन्हें बिजनेस में बहुत लॉस होने लगा। विक्की की कंपनी को इतना लॉस हुआ कि अब हमारे पास लोन चुकाने तक के पैसे नहीं थे। धीरे धीरे विक्की को शराब की आदत हो गई। वो रात रात भर घर से बाहर रहने लगा और मुझसे रोज झगड़ा करता था। कभी कभी तो वो मुझ पर हाथ भी उठा देता था। ऐसा लगता था कि वो पहले वाला विक्की रहा ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। अब तो विक्की ने वो घर भी बेच दिया था जिसमें पापा की यादें थीं और हम किराए के एक छोटे से घर में रहने लगे। अब तो विक्की के ऊपर केस भी चलने लगे। तब विक्की का साथ बनारस के एक मशहूर गुंडे आस्कर ने दिया। उसने अपने काम के लिए ही विक्की का साथ दिया, जिसके बदले में वो विक्की से गैर कानूनी काम करवा सके। अब तो हद ही हो गई। अब विक्की हैवानियत पर उतर आया था। वो आजकल लोगों की सुपारी लेता था और विक्की उन सब की जान लेता था। मेरे बहुत पूछने पर भी विक्की ने कुछ भी नहीं बताया। मुझे शक था कि विक्की कोई गलत काम में है, लेकिन अगर ज्यादा कुछ बोलती तो वो मुझ पर हाथ उठाता था। एक बार आस्कर ने मेरे बूढ़े वाले माँ बाबा की सुपारी ली और विक्की ने उनको भी नहीं छोड़ा। एक दिन मुझे किसी से विक्की के इस काले चेहरे के बारे में पता चल गया और मैंने विक्की से बात करने की कोशिश की, और जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने उसे पुलिस की धमकी दी। बस पुलिस की बात सुनकर तो पता नहीं उसके सिर पर खून ही सवार हो गया। उसने उस दिन तो मेरा मुंह बंद कर दिया, लेकिन आस्कर की संगत ने उसे इतना नशे और जुए की लत में डुबो दिया था कि वो अपना ईमान भी खो बैठा था। जब विक्की के पास कुछ भी नहीं बचा तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने तेरे होने से पहले ही उस हैवान आस्कर के पास गिरवी रख दिया, और उस काली रात को मैं कभी नहीं भूल सकती जिस दिन आस्कर के आदमी घर पर आए
और मुझे जोर जबरदस्ती से घर से खींच कर ले गए। मैं तेरे बाप के आगे गड़गड़ा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस पत्थर की मूरत का तो दिल ही नहीं पिघल रहा था। उन्होंने मुझे एक कमरे में जाकर बंद कर दिया। तब मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं तुझे लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। वहाँ से तो मैं किसी तरह भाग निकली, लेकिन आजकर के आदमी मेरा पीछा करने लगे। मैं बस उनसे बचकर भाग ही रही थी। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, जब बचाने वाला ऊपर वाला हो तो उसको कोई भी नहीं मार सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे मेरे बचपन का दोस्त मानव मिला, जिसने मुझे सहारा दिया। उसने मुझे उन गुंडों से भागते हुए देख लिया। वो मुझे उन सब से छिपाकर अपने घर ले गया। लेकिन तुझे पता है ना कि हमारे समाज में बाप के नाम के बिना एक बच्चे को क्या क्या सुनना पड़ता है। और मेरी वजह से मानव के लिए भी बहुत सी मुश्किल हो गई। उसके लिए भी समाज के ताने सुनना मुश्किल हो रहा था। फिर इन्हीं सब के चलते उसने मुझसे एक दिन मंदिर में शादी कर ली और तुझे अपना नाम दे दिया। अब हमारी दुनिया में सब ठीक चल रहा था, तभी खबर आई कि आस्कर ने विक्की को मरवा दिया और वो फिर से हम सबके पीछे पड़ गया। तभी मानव ने फैसला किया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी आस्कर को देकर यहाँ से दूर चला जाएगा और हम सब यहाँ से मुंबई आकर इस छोटे से घर में रहने लगे। और मानव को वॉचमैन की नौकरी मिल गई। उसने मानव ने एक अच्छे पिता होने का पूरा फर्ज निभाया, ये जानते हुए कि तू किसी और की औलाद है। अपनी पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी बेटा। तुझे कभी भी बाप की कमी महसूस भी नहीं होने दी। तुझे तेरे असली बाप से भी ज्यादा प्यार दिया। अरे उसने तो तेरे इस दुनिया में आने से पहले ही गिरवी रख दिया। लेकिन मानव ने तुझे कभी आस्कर के काले साए में भी नहीं आने दिया। उन्होंने आखिरी दम तक एक अच्छे दोस्त, पति और एक अच्छे बाप का फर्ज निभाया। राधा जी ने एक ही बार में अपने दिल में छिपाया हुआ सारा राज बाहर कर दिया, जिसे उन्होंने इतने सालों से अनन्या से छुपा कर रखा हुआ था। उन्होंने तो कभी इसके बारे में अनन्या से जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन राधा जी ने तो ये राज बाहर कर दिया। पर उसे सुनकर अनन्या के तो होश ही उड़ गए। और अनन्या के तो क्या, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग शौक थे। और अनन्या के तो पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, जब आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही हो, फिर उसके बीच में एक ऐसा तूफान आ जाए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। उसका इस तरह से ऐसे अचानक से सामने आना सामान्य नहीं था। इस सच ने तो मानो अनन्या की दुनिया ही उथल पुथल कर दी थी। राधा जी वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगी, लेकिन वास्तव में आज उनका दिल हल्का हो गया था। सभी लोग अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। तभी अनन्या रोती हुई भागकर घर से बाहर चली गई। शिवांगी अनन्या को रोकने के लिए उसके पीछे। अनन्या, लेकिन अभय उसे रोक लेता है। अभय, रुको शिवांगी, उसे जाने दो। शिवांगी, लेकिन अभय, अभय मत रोको उसे इस वक्त अकेले रहने दो। हर मर्ज की दवा केवल अपनों का साथ ही नहीं होता, कभी कभी अकेलापन भी बहुत से घावों को भर देता है। उसे इस समय इसी की जरूरत है। और शिवांगी रोती हुई राधा जी को संभालती है। वो उन्हें कमरे में लेकर जाती है। अखिल अभय को बाहर लेकर आया। अखिल, क्या कर रहा है तू? हाँ, वहाँ अनन्या ऐसी हालत में बाहर गई है और तू यहाँ ऐसे खड़ा है। अभय, देख, जानता हूँ इस समय अनन्या के दिल पर क्या गुजर रही है और उसे समय बस खुद के साथ की जरूरत और किसी के नहीं। लेकिन यार, अनन्या भी खुद भी अपना साथ दे पाने की हालत में नहीं है। उसे खुद का साथ पाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। उसे उसके दुख से तुम निकाल सकते हो। तुम ही हो जो उसे बता सकते हो कि हम सब उसके साथ हैं। तू जा अभय। अभय, मैं जा रहा हूँ। मेरी अनन्या से मिलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अभय अपनी कार लेता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। उसे पता है कि अनन्या जब परेशान होती है तो कहाँ जाती है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी पुराने पुल की तरफ मोड़ देता है। अभय सही था, अनन्या उसी पुल पर मिली। अभय गाड़ी रोकता है। अभय देखता है कि अनन्या उस पुल पर अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी हुई थी, लेकिन अनन्या की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। अनन्या ने अपनी आंखों का सैलाब अपनी आंखों में ही छुपा कर रखा हुआ था। अभय वहां खड़े अनन्या को ही देख रहा था। अभय मन में, कितनी हिम्मत है इस लड़की में, इतना दर्द भरा है इसके दिल में, लेकिन कभी भी ये जताएगी नहीं। अभय अनन्या के पास गया। उसने अनन्या के कंधे पर अपना हाथ रखा और बस अनन्या के हाथ रखने की ही देरी थी। अनन्या ने जो इतनी देर से अपनी आंखों में सैलाब छुपा कर रखा था, वो फूटकर बाहर आ गया।
अनन्या अभय के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या रोते रोते नीचे जमीन पर बैठ गई और अभय उसे संभाले हुए था। अनन्या एक छोटे बच्चे की तरह अभय से चिपक कर रो रही थी और अनन्या को इस तरह रोते हुए देखकर अभय की आंखें भी नम हो चुकी थीं। अभय, अनन्या संभालो खुद को। अनन्या रोते हुए, पता है अभय, ये जगह पता है अभय, ये जगह मेरे पापा की फेवरेट जगह थी। वो हमेशा मुझे यहाँ लेकर आते थे और मेरे साथ यहाँ टाइम स्पेंड करते थे। इस जगह से मेरी और पापा की बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं और पापा के जाने के बाद मैं जब भी उदास होती हूँ तो यहाँ आती हूँ। यहाँ मुझे पापा की मौजूदगी का एहसास होता है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे पास हैं। लेकिन आज आज तो कुछ अलग ही हो गया। मुझे जो लगता था कितना गलत था अभय। जिनको मैं अपना पापा कहती थी वो तो मेरे पापा ही नहीं थे। और ये बात मुझे उस गुंडे से, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, मुझे मेरी माँ ने नहीं बताया अभय। माँ मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छिपा सकती है? क्यों अभय? भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? क्यों क्यों अभय, क्यों? अनन्या का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अभय अनन्या के सर पर हाथ सहलाते हुए, संभालो खुद को अनन्या, देखो क्या तुम वही पहले वाली अनन्या हो जो अपनी माँ से इतना प्यार करती थी, जो खुद से पहले अपनी माँ की खुशी ढूंढती थी। अनन्या अभय को देखती है। अभय, हाँ अनन्या, हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखकर राधा आंटी खुश होंगी? तुम ही सोचो, तुम्हारी ऐसी हालत होने के डर से ही उन्होंने इतने सालों से ये सच अपने मन में दबा कर रखा। उन्हें लगा कि अभी उनकी बेटी कमज़ोर है, इतना बड़ा सच सहन नहीं कर पाएगी। इसी डर से वो सही समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन तुम तो अभी भी कमज़ोर ही हो अनन्या। ये सच तो तुम्हारे सामने अभी भी नहीं आना चाहिए था अनन्या। अभय, अभय, मैं सही कह रहा हूँ अनन्या। अनन्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है? तुम गलत सोच रही हो अनन्या। बल्कि सबसे बड़ा दुख तो राधा आंटी का है। तुम्हें तो केवल ये सुनकर बुरा लग रहा है कि तुम्हारे पापा एक बुरे इंसान थे, लेकिन उनसे पूछो, उन्होंने तो उनके साथ वक्त बिताया है, उनसे प्यार किया है। तुम्हें तो अब पता चला है कि जिन्हें तुम अपना पापा समझती हो वो तुम्हारे पापा नहीं हैं। लेकिन उन्होंने तो ये जानते हुए भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए इस झूठ को ही सच बना लिया। तुम ही सोचो अनन्या, उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्हें पता चला होगा कि जिनसे उन्होंने प्यार किया है वो ऐसे हैं। तो ये सब सहना आसान नहीं है अनन्या। जो सच आज तुम्हें इतना तकलीफ दे रहा है, उन्होंने इस तकलीफ के साथ जिया है अनन्या। लेकिन उन्होंने ये सब तुम्हारे लिए किया है अनन्या। इसलिए अपनी माँ के लिए संभालो खुद को। उन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखने के लिए लोगों के ताने नहीं सहे अनन्या। अपनी माँ के बलिदान को बेकार मत होने देना अनन्या, प्लीज। अनन्या अभय के कंधे पर सर रख कर रो रही थी। लेकिन अनन्या एक समझदार लड़की थी। अभय की बातें सुनकर अनन्या समझ गई थी कि इस वक्त राधा जी को अनन्या की बहुत ज़रूरत थी, उसके सहारे की भी, क्योंकि राधा जी अपने आप को अनन्या से इतने सालों तक सच छिपाने का दोषी समझ रही थीं। सोचते हुए अनन्या खड़ी हो गई। अनन्या, चलो अभय। अभय खड़े होकर कहा, अनन्या, माँ के पास। अनन्या के मुंह से ये सुनकर अभय की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत अनन्या को गले से लगा लिया। अभय अनन्या को लेके गाड़ी के पास आया। उसने गेट खोलकर पहले अनन्या को बैठाया और फिर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अनन्या मन में, माँ आपने बहुत दुख सहे हैं अब तक, अब मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं वो हर काम करूंगी जो आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल ला दे। ये आपकी बेटी का आपसे वादा है। अब अनन्या ने ये सोच लिया था कि उसे क्या करना है, और शायद अभय अनन्या की तरफ देखकर सोचता है, अनन्या, बस ये वादा है मेरा तुमसे कि आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अब मैं वो करूँगा जिससे तुम और आंटी अपने सारे दुख भूल जाओ। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब क्या करना है। गाड़ी अनन्या के घर के बाहर रुकती है। अभय और अनन्या नीचे उतरते हैं। वो दोनों घर में आते हैं। सोफे पे अखिल और शिवांगी बैठे थे। अनन्या शिवांगी से, माँ कहाँ है? शिवांगी, वो कमरे में आराम कर रही हैं। अनन्या, ओके। अनन्या राधा जी के कमरे में चली गई। दरवाजे के खुलने की आवाज़ से राधा जी, जो कि खिड़की की तरफ मुंह करके रो रही थीं, उन्होंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और पीछे मुड़कर देखा।
अनन्या को देखकर राधा जी खड़ी हो गईं। अनन्या से आंखें मिलाने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। राधा जी अनन्या को देखकर इधर-उधर देखने लगीं। अनन्या राधा जी के पास आई। उसने गुस्से से अपने हाथ बांधे हुए थे। अनन्या राधा जी की तरफ गुस्से से, इधर देखिए। और राधा जी हिचकते हुए अनन्या की तरफ देखती हैं। अनन्या बैठिए। और राधा जी हैरानी से अनन्या को देखती हैं। अनन्या हाँ हाँ बैठिए। और राधा जी बेड पर बैठ गईं। राधा जी अनन्या से माफ़ी मांगना चाहती थीं। और राधा जी अनन्या की तरफ देखकर, वो बेटा मुझे तुमसे कुछ। अनन्या नीचे जमीन पर राधा जी के पैरों के पास बैठ गई। उसने राधा जी के हाथ अपने हाथों में लिया और जोर जोर से रोने लगी। अनन्या मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, आई एम रियली रियली सॉरी। राधा जी नहीं बेटा, तू क्यों सॉरी बोल रही है। अनन्या हाँ माँ, मैंने आपको गलत समझा, भले एक पल के लिए ही, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे ये दिखाई दिया कि आपने इतने सालों तक मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, लेकिन मैं ये क्यों नहीं देख पाई। ये बात आपने मुझसे छिपाई क्यों। अगर आज अभय नहीं होता तो मैं शायद आपको हमेशा इस बात का कसूरवार मानती। सॉरी माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। अरे मैं तो आपका आपके दुख में साथ भी नहीं दे पाई। सॉरी सॉरी माँ। अनन्या राधा जी की गोद में सर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। और राधा जी ने भी रोते हुए अनन्या को उठाया और अपने गले से लगा लिया। और राधा जी बस बेटा, बस इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, शांत हो जा। बेटा तुझे पता है, मुझे लगा था कि अब मैं तुझे खो दूंगी, लेकिन मैं जानती थी कि भगवान मुझसे मेरे जीने की आखिरी उम्मीद छीन नहीं सकते। और राधा जी और अनन्या के बीच सब कुछ पहले जैसा हो गया। वही प्यार, वही विश्वास। अनन्या राधा जी के साथ कमरे से बाहर आती है। उन दोनों को आते देखकर अभय, अखिल और शिवांगी खड़े हो जाते हैं। शिवांगी वो, मैं सबके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, सबने रात से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी किचन की तरफ जाती है। अनन्या रुक जा शिवांगी, किसी को कुछ भी नहीं खाना। सभी लोग अनन्या की तरफ हैरानी से देखने लगे। सभी को लगा कि शायद अनन्या अभी भी राधा जी से नाराज है, लेकिन अनन्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अनन्या अरे आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब जब सब कुछ पहले जैसा हो गया है तो इस पल को सेलिब्रेट करना चाहिए ना। आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाती हूँ। और अनन्या सभी के लिए स्नैक्स बनाकर ले आती है। सभी लोग उस स्पेशल टाइम को एंजॉय कर रहे थे। आज अनन्या बहुत खुश थी। अनन्या के चेहरे पर खुशी देखकर राधा जी की आंखें भर आईं। अनन्या राधा जी की आंखों से आंसू पोंछते हुए, क्या माँ ऐसे खुशी के मौके पर आंसू नहीं बहाते। राधा जी आज मुझे पता चल गया, तू बहुत बड़ी हो गई है। तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि तेरी शादी धूमधाम से करें। आज जब मुझे पता चला कि आजकर के आदमियों ने तुझे किडनैप कर लिया तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। अभय सॉरी आंटी। आंटी मैं आपकी फैमिली मैटर में ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन आंटी मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी मौका ही नहीं मिला था। शायद ये कह लूँ कि कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। मैं जानता हूँ कि आज भी सही मौका नहीं है। आज आप दोनों का स्पेशल डे है और मैं भी इसके बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन आंटी अगर शायद मैं आज रुक गया तो कभी भी हिम्मत ही नहीं जुटा पाऊंगा। सभी लोग अभय को हैरानी से देख रहे थे कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। अभय टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से एक फ्लावर निकाल कर लाया और राधा जी के आगे घुटनों के बल बैठ गया और फ्लावर उनके आगे करके, अभय मैं जानता हूँ कि अनन्या आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या आप अपनी इस जिम्मेदारी को मुझे सौंप सकती हैं। ये आपसे वादा करता हूँ कि उसे कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ माँ। सभी लोग अभय को हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि अनन्या, अखिल और शिवांगी को भी अभी इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी और राधा जी तो इन सब से बिल्कुल अनजानी थीं। लेकिन कहीं ना कहीं राधा जी को भी अभय पसंद था। उन्होंने अभय की आंखों में अनन्या के लिए चिंता देखी थी, जिससे उन्हें इतना तो पता चल गया था कि उन दोनों के बीच दोस्ती से भी बढ़कर कुछ है। राधा जी ने अभय के हाथों से फ्लावर ले लिया और अनन्या को अपने पास बुलाकर अनन्या का हाथ अभय के हाथों में रख दिया। राधा जी अब सही मायने में सब कुछ ठीक हो गया है। मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। शिवांगी हाँ आंटी, आज तो सच में बहुत खुशी का दिन है। अखिल वैसे मानना पड़ेगा तुझे अभय, लोग अपनी होने वाली बीवी को प्रपोज करते हैं, तूने तो अपनी होने वाली सास को ही प्रपोज कर दिया। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था, शायद पहले से भी बहुत अच्छा।
अनन्या और अभय ने अपने अपने एग्जाम्स दिए और उन्होंने राधा जी के आशीर्वाद से मंदिर में शादी कर ली। और अब शायद अभय की माँ की आंखें भी खुल गई थीं। उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें अनन्या ने अपना खून देकर अभय की माँ की जान बचाई, जिससे सुरेखा जी बहुत बदल गईं और उन्होंने अनन्या को दिल से अपना लिया। अब अभय और अनन्या की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं थी, था तो बस अभय और अनन्या का इश्क। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।